नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल वाली क्लास टेक्निकल एरर आने की वजह से रुक गई थी, इसलिए मैं कल सिर्फ 14-15 मिनट का वीडियो ही अपलोड कर पाया था। उस क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेरे जो साथीगण हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। और जो मेरे प्यारे दोस्त पुराने हैं, वो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि टेक्निकल से जुड़े हुए मैं इस प्रकार की वीडियो सीरीज़ डेली आपके सामने लेकर के आता हूं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहना चाह रहा है कि कार्बन के प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कार्बन के प्रतिरोध होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आकार में छोटे होते हैं और इनकी वाट रेटिंग 2 वाट से कम होती है। तो अगर यदि ऑप्शन के अनुसार भी देखूं मैं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वाट रेटिंग 2 वाट से कम है। कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं जिनकी वाट रेटिंग कम होती है और जो इनका प्रतिरोध होता है वो आदतन मेगा ओम रेटिंग में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 लाख ओम और 1 वाट। लेकिन यदि ये बोलता है कि वायर वाउंड प्रकार के कैसे होते हैं, तो दोस्तों उनका प्रतिरोध तो कार्बन प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, लेकिन वो उच्च वाट क्षमता को सहन कर सकते हैं। इसलिए वायर वाउंड रजिस्टर का उपयोग हम आदतन जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, उनमें उपयोग में लेते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहना चाह रहा है कि एक लीड एसिड सेल का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लीड नहीं होता है, ये लेड होता है। तो लेड का मतलब सीसा अम्ल बैटरी या सीसा संचायक सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों जो सीसा संचायक सेल है ये एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल का मतलब ये है कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। और इसकी प्रति प्लेट पूर्ण चार्जिंग की स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो 2.2 वोल्ट होता है और डिस्चार्जिंग की स्थिति में ये वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्ट होता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टता होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो होगी 2.2 वोल्ट, ठीक है। डिस्चार्जिंग की अवस्था में पूछता तो 1.8 वोल्ट होता, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, सभी लोग साथ साथ में आंसर भी करें ताकि दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा, जैसे कि मैं भी बोलूँ और आप भी कुछ रिप्लाई करते रहें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। हाँ जी, जो दोस्त हैं वीडियो को एक बार सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि भैया आज एक धांसू क्लास चल रही है जो कि आपके टेक्निकल हेल्पर के पेपर के संबंध में है। हाँ जी, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है तो सुनो, निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर है। परिवर्तनीय प्रकार को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। मीन्स ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का मान परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त जो पेपर कैपेसिटर है, सेरेमिक का कैपेसिटर है, माइका का कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इनकी धारिता के मान को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पैडर और जो ट्रिमर प्रकार के हमारे पास में कंडेंसर होते हैं, इनकी धारिता के मान को समायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है ट्रिमर, यदि पैडर दिया होता तो पैडर भी आपका आंसर सही था। तो ट्रिमर और जो पैडर प्रकार के कैपेसिटर होते हैं इनकी धारिता के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा दोस्तों ई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहना चाह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 78 कहना चाह रहा है कि फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है।
तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित होता है तो दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है कि चुंबकीय प्रवाह मतलब चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो हमारा ईएमएफ है वो उत्पन्न होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो 80 है मतलब 79 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि मोटर की गति किसके सीधे अनुपाती होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है वो समानुपाती होता है फाई इंटू एन के। तो जो मोटर की गति है वो बैक ईएमएफ के सीधे समानुपाती होती है और जो आपका फ्लक्स है उसके भी सीधे समानुपाती होती है। लेकिन देखें तो मोटर की गति का जो सीधा रिश्ता है वो किसके साथ में है, वो सीधा रिश्ता है आपकी गति के साथ में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। हाँ जी, देखो अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा गौर करोगे तो चुंबकीय प्रवाह का मतलब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स से है। हाँ जी, तो ये चुंबकीय फ्लक्स और जो गति है उसके बीच में जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान रखना सीधा अनुपात किसके साथ में होता है, बैक ईएमएफ के साथ में। तो 79 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहना चाह रहा है कि एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक चक्र को उलट देती है। हाँ जी, तो ये मान लो उदाहरण के तौर पे मेरी एसी तरंग है, ये ज्यावक्रीय तरंग है, ये इसका धनात्मक अर्धचक्र है और ये इसका ऋणात्मक अर्धचक्र है। तो आप देख रहे हो कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो प्रत्येक अर्धचक्र में इसका मान परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसी जो तरंग है उसकी ध्रुवीयता प्रत्येक अर्धचक्र के बाद में परिवर्तित होती है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो कई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोला है कि मेरे पास में पोलों की संख्या कितनी है, 2, और जो गति दे रखी है वो दे रखी है 3000 RPM। पूछना चाह रहा है उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों आवृत्ति का एक सूत्र होता है, F बराबर होता है N इंटू P बटा 120। गति दे रखी है 3000, पोलों की संख्या दे रखी है 2 और 120 का भाग लगाएंगे तो आएगा दोस्तों आंसर 50 हर्ट्ज। वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि 2 पोल की मशीन है और 50 हर्ट्ज है आवृत्ति तो उसकी गति आती है 3000 RPM। यदि 4 पोल की है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो गति आती है 1500 RPM। और यदि 6 पोल की है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो आती है 1000 RPM। तो आप यहाँ से सीधा भी लगा सकते थे कि भैया 2 पोल है और 3000 RPM है, इसका मतलब जो मेरी आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। दोस्त लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको सीधा भी पता होना चाहिए कि 2 पोल और 50 हर्ट्ज होगा तो 3000 RPM गति होगी। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम किसके बारे में, सॉरी 81 का जो आंसर आपके पास में निकल कर गया है वो कौन सा आया, सी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। दोस्तों आदतन वैसे हम टॉपिक पढ़ाते भी नहीं हैं आप लोगों को और ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये तो बहुत रेयर टू रेयर क्वेश्चन है जो सिर्फ बच्चों को फंसाने के लिए देता है। तो देखो टेट्रोड जो वाल्व होता है उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो चौथा इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम याद रख लेना, उसे बोलते हैं हम स्क्रीन गार्ड। क्या नाम बोला जाता है दोस्तों उसको, स्क्रीन गार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। हाँ जी, कहना चाह रहा है कि एक तरंग से शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखो दोस्त, हमारी कुछ तरंग होती है वो ऐसे ही चलती है, जो इसका ये ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसे कहते हैं हम दोस्तों शीर्ष।
और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसे कहते हैं हम गर्त। तो ये कहना चाह रहा है कि कर्मागत 2 शीर्ष हो या कर्मागत 2 गर्त हो तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त कि कर्मागत 2 शीर्ष हो चाहे कर्मागत 2 गर्त हो, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य को आदतन अंगस्ट्रम में मापते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा ई, अर्थात 83 का आंसर होगा ई फॉर एलिफेंट। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 84। देखो क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ एक बार गौर से चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 कहना क्या चाह रहा है वो देखिए पहले, कि किसी प्रतिरोध में डिसिपेटेड पावर में संपूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्टेंस और वोल्टेज के रूप में क्या दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने सुना होगा कि P बराबर होता है V²/R, एक होता है I²R और एक होता है V/I। तो एक बार गौर कीजिए, ये पूछना चाह रहा है G और V के बीच में रिश्ता, और दोस्तों G क्या होता है 1/R। हाँ जी, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें वोल्टेज और G के बीच में रिश्ता होता है। देखो 1/R, ये क्या है 1/R है, और 1/R को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, G से। तो हमारे पास में जो पावर का फार्मूला निकल करके आएगा वो आएगा V²/R, और 1/R को हम क्या लिख देते हैं G, अर्थात V² G। इसलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रखा है कि जो एक बार कोड रीडर है उसमें किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आज तक अपन ने देखा होगा कि जब बड़े शॉपिंग मॉल्स की तरफ अपन जाते हैं तो वहाँ पर आदतन ऐसे कुछ बार कोड्स किए हुए होते हैं, उनको रीड करने के लिए हम एक बार कोड रीडर काम में लेते हैं। और जो हमारा बार कोड रीडर होता है उसमें सेमीकंडक्टर के रूप में एक डायोड काम में लेते हैं, एक डिवाइस काम में लेते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। और वो डिवाइस होती है दोस्तों लेज़र डायोड। आप देखते हो कि उसमें कुछ रेडिएशन, कुछ बीम निकलती है जो उस प्रोडक्ट पे पड़ते हैं। जैसे अपन साबुन खरीदते हैं तो उसके ऊपर बार कोड होता है कि नहीं होता है, जिसको जैसे ही उस मशीन से अपन रीड करते हैं तो तुरंत बता देगा कि भैया ये साबुन की रेट 15 रुपये है। ठीक है, तो वहाँ पर लेज़र डायोड होता है जो कि बार कोड रीडर में उपयोग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहना चाह रहा है, एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का अनुपात कौन से फैक्टर को निरूपित करता है। तो एक बार गौर करो कि आपने कभी ये पढ़ा होगा कि P बराबर होता है दोस्तों S cos थीटा, और S बराबर क्या होता है दोस्तों V/I। P यहाँ पर होती है एक्टिव पावर और जो S होती है वो होती है एपरेंट पावर। तो यदि मुझे यहाँ से cos थीटा निकालना पड़े तो P में किसका भाग लगाना पड़ेगा, S का। तो ऑप्शन भी तो यही कह रहा है कि एक्टिव पावर किससे दर्शाते हैं, P से, एपरेंट पावर को किससे, S से। अर्थात एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का जो अनुपात होता है वो किसको दर्शाता है, cos थीटा को। और cos थीटा क्या होता है दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर। अर्थात एक्टिव पावर से एपरेंट पावर का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर को निरूपित करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा दोस्तों सी, पावर फैक्टर। ठीक है, चलो 86 का आंसर क्या निकल कर के आया, सी, पावर फैक्टर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। हाँ जी, खालिस्तान को लोड करने के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर में उपलब्ध पावर के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डिलीवर की गई पावर और उसमें उपलब्ध पावर दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं गेन। जो उपलब्ध पावर है और जो डिलीवर पावर है उन दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों उसे हम कहेंगे गेन। क्या कहते हैं उसे हम, गेन। और देखो न तो ये वोल्टेज है, ना ये करंट है और ना ये प्रतिरोध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी
नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता और ना ही ऑप्शन सी हो सकता। लेकिन ये संभवतः क्या हो सकता है, ट्रांसड्यूसर गेन। ट्रांसड्यूसर क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ट्रांसड्यूसर गेन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब देने से पहले सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इस वीडियो सीरीज़ की आगे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और यदि है तो इसको आगे चलाना चाहिए, यदि नहीं है तो आप सभी लोग कमेंट करें कि सर इस वीडियो सीरीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है। चलो हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान के द्वारा अलग की जाती हैं, तो चार्ज की गई एक निश्चित मात्रा को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो प्लेट है और बीच में खाली स्थान है, अर्थात दो चालक प्लेट और उनके बीच में खाली स्थान होता है, तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो साफ सा जवाब है क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, कैपेसिटर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 89 के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, ये कहना चाह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक में कुंडली में कोयलों की संख्या कितनी है, 100, और सेकेंडरी कुंडली में कोयलों की संख्या कितनी है, 2000, और प्राथमिक कुंडली का जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट, और पूछना चाह रहा है कि द्वितीय कुंडली का वोल्टेज क्या होगा। हाँ जी, N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, V1 दे रखा है और V2 पूछना चाह रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में होता है N2/N1 बराबर V2/V1। तो देखो N2/N1 का मतलब क्या हुआ, N2 का मान कितना है, 2000, N1 का मान कितना है, 100, V2 का मान ज्ञात करना है और V1 का मान कितना है, 12। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 20 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 240। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 240 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, डी, 240 वोल्ट। ठीक है, 89 का आंसर क्या आएगा, 240 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, अब देखते हैं 90 को। वो कह रहा है कि उच्च गेन प्राप्त करने के लिए निम्न एम्पलीफायरों में से किसे वरीयता दी जाती है। तो सुनो दोस्त, मेरे दोस्त, कि उच्च गेन प्राप्त करने के लिए यदि हमें हाई गेन प्राप्त करना है तो हाई गेन प्राप्त करने के लिए हम एम्पलीफायरों का कैस्केड कनेक्शन करते हैं। कौन सा कनेक्शन करते हैं, कैस्केड कनेक्शन। और जो कैस्केड कनेक्शन या कैस्केड एम्पलीफायर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो कैस्केड एम्पलीफायर है वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है कैस्कोड एम्पलीफायर और दूसरा वाला होता है डार्लिंगटन पेयर। ये डार्लिंग का मतलब प्रिय से नहीं है, यहाँ डार्लिंगटन पेयर ये एम्पलीफायर्स के टाइप हैं। तो डार्लिंगटन पेयर हो गया और एक कैस्कोड एम्पलीफायर हो गया। तो जो कैस्कोड एम्पलीफायर होता है उसका गेन होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, सी। 90 क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कैस्केड एम्पलीफायर है वो कैस्केड एम्पलीफायर का उपयोग ही हम उच्च वोल्टता के लिए उच्च गेन के लिए करते हैं। तो उच्च गेन के लिए यदि आपके पास में कैस्कोड नहीं आए तो फिर डार्लिंगटन पेयर आपका सही जवाब होगा। क्लियर है सभी दोस्तों को। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। हाँ जी, देखिए कहना चाह रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट दो समांतर स्विचों के फंक्शन के समान होता है। तो देखो अपन ने बहुत सारे गेट, जैसे कि एंड गेट में तुमने ऐसे देखा होगा कि दो स्विच ऐसे होते हैं और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ होता है, ऐसी सप्लाई होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे दो स्विच समांतर में है कि श्रेणी में, तो दोनों स्विच किस में होती है, श्रेणी में। कौन से गेट में, एंड गेट में। अब बात करते हैं और गेट में। तो दोस्तों और गेट में ऐसा होता है कि एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा, दो स्विच होते हैं और दोनों स्विच किस में जुड़े हुए होते हैं, समांतर में जुड़े हुए होते हैं। तो दो समांतर स्विचों का फंक्शन जो करता है वो करता है हमारा और गेट। इसलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 का जो आंसर होगा वो होगा सी, और गेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों का एक बार प्यार मिलता रहेगा, सभी लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हमारा भी मन नया आपके लिए नए वीडियो बनाने का करेगा। हाँ जी, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या कह रखा है, निम्न माध्यमों में से किसमें न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है। तो दोस्तों यदि मैं डाइलेक्ट्रिक क्षमता की बात करूं तो सबसे कम हमारी वायु की होती है, और जो वायु की डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है वो होती है 3 kV प्रति mm। और यदि सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो 3 की जगह कितना हो जाएगा, 30 kV प्रति mm। तो वायु की सबसे कम होती है। ग्लास, पॉलिस्टर, क्वार्टज, पैराफिन, वैक्स सभी की इसकी तुलना में ज़्यादा होती है। वायु की आप लोग ध्यान भी रखना, क्योंकि वायु की कितनी होती है, 30 kV प्रति सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93। हाँ जी, आज हम अपने एक पेपर को ख़त्म करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग जुड़े रहे हैं। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट वीडियो को देखिए और भग लिए। भैया तुम जो स्कीम सोचते हो रातों रात करोड़पति की सोचते हो कि 4 लाइनें पढ़ें और जॉब मिल जाए, इसलिए भैया पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। चलो, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर खालिस्तान के प्रयोग के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों कैपेसिटर को मेज़र करने के लिए और डिसिपेशन फैक्टर को मेज़र करने के लिए 2 ब्रिज काम में लेते हैं। वो 2 ब्रिज कौन से हैं, एक तो डिसोटी और एस का मतलब शेयरिंग। तो ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, शेयरिंग ब्रिज। तो दिमाग में याद रखना कि भैया डी एस से आप याद रख सकते हो धारा सिंह। तो डी एस कैपेसिटर ला मतलब धारा सिंह कैपेसिटर ला। तो यह धारा सिंह नहीं है, डी का मतलब डिसोटी है, एस का मतलब शेयरिंग ब्रिज है। तो दोनों ब्रिज का उपयोग हम कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा शेयरिंग ब्रिज, क्योंकि डिसोटी ब्रिज ऑप्शन में नहीं है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। किसी ट्रांसफार्मर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, अपन जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर के पास में जाते हैं तो कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ को बोलते हैं हम हमिंग। भनभनाहट सी आती है ना मक्खियों जैसी, उसे बोलते हैं हम हमिंग साउंड। हम ट्रांसफार्मर से जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं हम। तो 94 का जो आंसर होगा वो होगा हम। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। हाँ जी, इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप खालिस्तान है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जो तुल्यकालिक गति पे गुणन गति नहीं करती है। इसकी गति हमेशा तुल्यकालिक गति से कम होती है। तो उसकी वास्तविक गति और तुल्यकालिक गति के बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम कहते हैं स्लिप। और जो स्लिप का मान होता है वो सामान्यतः होने को तो 2 से 6% होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं है। तो ऑप्शन में 3 से 5% है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 95 है उसका आंसर होगा बी, 3% से 5% के मध्य। चलिए भैया अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 गौर करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 4 पोल की एक डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ध्यान रखना डुप्लेक्स के बाद में लैप शब्द नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअल में अंग्रेजी में पेपर में देखोगे तो लिखा है कि 4 पोल की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो 99.99% बच्चों के दिमाग में क्या चलता है
कि साप लैप वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। और जवाब क्या लगा देते हैं, 4 जवाब लगा देते हैं, जो कि क्या पूर्ण तरीके से गलत है। तो भैया सही क्या है, तो सुनो भाई गौर से एक बार कि जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसमें तो ये जवाब सही है, लेकिन डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए या ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए वो फार्मूला होता है A बराबर M/P, और M बताता है मल्टीपल्सिटी को। तो सिंप्लेक्स के लिए M बराबर 1 होता है और डुप्लेक्स के लिए M बराबर कितना होता है, 2। तो यहाँ डुप्लेक्स वाइंडिंग है इसलिए M का मान कितना लिया, 2, और पोलों की संख्या कितनी है, 4, इसलिए समांतर पथ कितने हो जाएंगे, 8। इसलिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। हाँ जी, बोल रहा है कि ससेप्टेंस शब्द को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किस में व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग गौर करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस को दर्शाते हैं एक्स से, और 1 जो रिएक्टेंस होता है उसे ही बोलते हैं हम ससेप्टेंस। मतलब रिएक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है उसे कहते हैं हम ससेप्टेंस। तो इसका मात्रक क्या होता है रिएक्टेंस का, ओम। तो 1/ओम को दोस्तों कहते हैं हम महो, या कहते हैं उसे सीमेंस। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, सीमेंस। तो ससेप्टेंस का मात्रक क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो ससेप्टेंस का मात्रक होगा सीमेंस। ठीक है, तो 97 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, सीमेंस। और सीमेंस नहीं देता और महो देता तो महो भी आंसर सही था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण है, कि मान लो ये वोल्टेज है और ये धारा है, तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो पावर क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं पावर क्या होता है, VI cos थीटा। हाँ जी, यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो cos थीटा का मान जैसे ही 0 रखूँगा तो शक्ति का मान भी क्या हो जाएगा, 0। कि जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री, और करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब या तो वो शुद्ध संधारित्र हो या वो शुद्ध प्रेरक हो। और शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरक में शक्ति खर्च क्या होता है, 0। इसलिए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा दोस्तों C, 0। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की और 99। हमको 99 के फेरे में नहीं पढ़ना है, हमें 99 नंबर का क्वेश्चन हल करना है कि भैया क्या है और क्या नहीं है। चलो सभी लोग जवाब देंगे 99 नंबर का जवाब भाई लोगों। हाँ जी, थायरिस्टर बंद हो जाता है तब एनोड का करंट खाली स्थान से नीचे जाता है। तो दोस्त मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिबरेट करके खोल करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों थायरिस्टर, जो थायरिस्टर है उस परिवार का पहला सदस्य था दोस्तों SCR। मतलब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे अब, SCR के बारे में। तो SCR के बारे में 2 शब्द आपने सुना होगा, एक होता है होल्डिंग करंट और एक होता है लैचिंग करंट। जो लैचिंग करंट है इसका संबंध SCR के ऑन होने से है, और होल्डिंग करंट का संबंध SCR के ऑफ होने से है। तो जब एनोड धारा का मान होल्डिंग धारा के मान से कम होता है तो हमारा SCR ऑफ हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 99 है उसका आंसर होगा C, होल्डिंग धारा। ठीक है, यदि बोलता कि किस धारा से ऊपर SCR ऑन हो जाता है तो फिर जवाब आता लैचिंग धारा। ठीक है, चलो आज के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 100 कहना क्या चाह रहा है कि किस वेव में फॉर्म फैक्टर का मान उच्चतम होता है। तो दोस्तों जो हमारी साइन वेव होती है उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, ट्राइंगुलर का होता है 1.732, और जो हमारी रेक्टेंगुलर होता है उसका होता है 1, और स्क्वायर का भी होता है 1,
लेकिन हाफ वेव साइन वेव का होता है दोस्तों, वो होता है 2। इसलिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा वो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक किसका होता है, वो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाँ जी, चलो ये तो था आज का पेपर। इसके बाद में मैं आपसे कुछ सलाह मशवरा करने जा रहा हूँ। ये 2 मिनट का समय आप मुझे पूरा दें और कमेंट भी करें मुझे कि सर हमें क्या करना चाहिए। देखो, 1-2 बच्चों ने मुझे कॉल भी किया, उन्होंने बताया कि सर क्वेश्चन में इतना मज़ा नहीं आ रहा है और केवल थ्योरी में भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब एक कैसे करेंगे कि किसी भी टॉपिक की पहले एक थ्योरी पढ़ लिया करेंगे और थ्योरी के बाद में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपन साथ के साथ में लगा लेंगे। जैसे कि मैंने पढ़ा, मान लो विद्युत धारा पढ़ाई, तो साथ के साथ में विद्युत धारा के न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो बच्चे ITI से जुड़ी हुई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।